वायर कोरल, इसे ये नाम इसकी शेप की वजह से मिला है और ये भी काले स्केलेटन वाली नस्ल का कोरल है। वायर कोरल्स हेक्साकोरालिया सब क्लास के होते हैं। इसका मतलब है इनके पॉलिप्स की 6 शाखाएं होती हैं। इन पॉलिप्स का काम है सबके लिए खाने का इंतजाम और बस्ती की हिफाजत करना। ये पॉलिप्स कभी एक साथ नहीं खाते हैं, मगर यहां तो पूरी बस्ती साथ में खा रही है। ये कोरल्स देखने में तो पेड़ और पंखों जैसे नजर आते हैं, मगर ये है गोर्गोनियंस। वायर कोरल से अलग ये ऑक्टोकोरालिया सब क्लास के होते हैं। इस वक्त इसके पॉलिप्स छिपे हुए हैं। ये प्रजाति भी कई दूसरे गोर्गोनियंस की तरह फोटोसिंथेसिस करने वाले जीवों के साथ रहती है। जब इसके पॉलिप्स शिकार कर रहे हों तब ये ऐसा नजर आता है। हर गोर्गोनियन हजारों कॉलोनियल पॉलिप्स से बना होता है और उनसे ही ये कॉमन शाखाएं बनती हैं। चेरी ब्लॉसम कोरल बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके पॉलिप्स को 8 बाहें होती हैं। ये सफेद और स्टार शेप्ड होते हैं जो छोटे छोटे तिनकों से चिपके रहते हैं, इसलिए दिखने में स्नोबॉल्स जैसे नजर आते हैं। ये गोर्गोनियंस एक बहुत बड़े पंखे जैसे लगते हैं और इस खूबी की वजह से ये बहुत आसानी से पानी को फिल्टर कर लेते हैं। मगर सभी गोर्गोनियन ज़ूज़ैंथेले की मदद नहीं लेते हैं। ये मेलिथेया जीनस से है और ये पूरी तरह से अपने पॉलिप्स पर डिपेंड करता है। इसका स्केलेटन मेसोग्लिया से ढका होता है, जिसमें स्क्लेराइट्स नाम के कैल्शियम स्पिक्यूल्स होते हैं। मेलिथेया स्टेम खास किस्म के स्ट्राइप्स या नोड से ढके होते हैं। ये एक बहुत ही कैल्शियस मटेरियल के बने होते हैं। आमतौर पर ये नोड्स तो मूव करते हैं, मगर इनके बीच के पार्ट्स काफी सख्त होते हैं। गोर्गोनियंस वैसे तो सॉफ्ट कोरल्स होते हैं, मगर इनका कंस्ट्रक्शन सॉफ्ट और हार्ड कोरल्स के बीच का होता है। इस प्रजाति के कोरल्स देखने में किसी पेड़ या एक पंखे जैसे नजर आते हैं, जिनमें प्लैंकटन ज्यादा आसानी से फंस जाते हैं। हर साल करीब 80 लाख टन प्लास्टिक समंदर में फेंका जाता है। कई बार एक शख्स इन कोरल्स की मदद करता है, मगर एक अकेला शख्स इतने कचरे की सफाई कैसे कर सकता है? इन हालात में रीफ बिल्कुल असहाय हो जाता है। एसिडियंस मुर्दा कोरल पर रहते हैं, मगर इनके घर काफी नाजुक बुनियाद पर बने होते हैं। कोमोडो क्षेत्र में कोरल रीफ्स की बहुत कम ही मौत होती है, लेकिन दुनिया के पैमाने पर यह मसला बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। बारिश का मौसम है। फ्लोरेस आइलैंड पर समंदर किनारे तक हरियाली का कालीन बिछ गया है। बीच कैबेज, इसे सी लेटिस भी कहते हैं, इसमें फूल आने लगे हैं। इनके ऊपर ना तो खारे पानी के करीब होने का, ना ही समुद्री फुहारों का कोई असर होता है। यहाँ के कोरल रीफ और आइलैंड्स कोमोडो नेशनल पार्क का ही हिस्सा हैं, जिसे 1991 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था।
इस तरह से इंसान अपने लिए कई तरीकों से कुदरत की हिफाजत कर रहा है। इस सुरक्षा की वजह से इन आइलैंड्स के आसपास के समंदर में रहने वाले जीव भी सुरक्षित हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ एक सबसे बड़ी और बेहद खूबसूरत मछली भी रहती है। मैंटा रे का विंग स्पैन करीब 7 मीटर होता है और इसका वजन 2 टन तक हो सकता है। इनकी उम्र भी काफी लंबी होती है और ये 90 साल तक जिंदा रह सकती हैं। इसके सेफेलिक फिन्स देखने में सींग जैसे लगते हैं और ये इनकी मदद से ही अपने खाने के लिए प्लैंकटन जमा करती हैं। ये उसे अपने गिल्स के जरिए फिल्टर कर लेती है जो इनके पेट के निचले हिस्से में होते हैं। मैंटा हमेशा घूमती ही रहती हैं। इनके अंदर स्विम ब्लैडर नहीं होता। अगर ये तैरना बंद कर दे तो समंदर के तल पर गिर जाएंगी। जिंदा रहने के लिए इन्हें लगातार तैरते रहना पड़ता है। कई बार ये अकेले ही तैरती हैं और कई बार झुंड में भी, जिसमें कई प्रजातियां एक साथ होती हैं। कई बार इनके साथ परिंदे और दूसरे समुद्री जीव भी शामिल हो जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि कई दूसरी पेलाजिक फिश की तरह ओशियन मैंटा भी दुनिया भर में हजारों किलोमीटर तक माइग्रेट कर जाती हैं। हालांकि कुछ रिसर्च से पता लगा है कि कई मैंटा एक बार के सफर में बस कुछ 100 किलोमीटर दूर तक ही जाती हैं। मगर अभी तक इस रिसर्च से कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। छह महीनों के दौरान वैज्ञानिकों ने मेक्सिको और इंडोनेशिया के आसपास सैटेलाइट से 18 मैंटा रेस पर नजर रखी। नतीजे बड़े चौंकाने वाले थे। इन खूबसूरत जीवों के ऐसे कौन से राज थे? मैंटास समंदर के किसी हिस्से में अपना करीब 95% वक्त बिताती हैं और वो सिर्फ 220 किलोमीटर का दायरा होता है। ज्यादातर तो उस दायरे के बाहर जाती ही नहीं है। मैंटास को देखकर वैज्ञानिक भी काफी हैरान हैं। मसलन उन्होंने देखा कि कई बार ये 2000 मीटर तक की गहराई में चली जाती हैं।